थोड़ा हमने मुगलों की बात की, थोड़ा अंग्रेज़ों की भी बात कर लेते हैं। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था भारत में, मतलब भारत के दुनिया में भी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, भारत में रेलवे नहीं था, बस नहीं था, यू नो संसाधन नहीं थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आज़ादी का मूवमेंट हुआ वो इतना स्प्रेड कैसे हुआ? क्या रीज़न क्या था उसके पीछे? इस पे मैंने इसलिए पूछा क्योंकि सर ने इस पे कई बार बातें की हैं, हमारे पॉडकास्ट पे नहीं की, इसलिए क्वेश्चन है सर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और दुर्भाग्य है कि हम अपनी किताबों में इसको हमने आज तक पढ़ाया नहीं ओके। कि मंगल पांडे जी ने क्या योगदान दिया और मंगल पांडे जी के बाद सब्सिक्वेंट क्या क्या रहा। ठीक है। हमने कुछ सिलेक्टिव लोगों को ही एकदम उनको प्रमोट किया, उनके बारे में जीवनी में डाल दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया। हमने मतलब अपने अपने एजेंडे के हिसाब से सरकारों को जो सूट किया वो उन्होंने फैलाया, उन्होंने पढ़ाया। फैलाया। हाँ। मंगल पांडे जी 1957 1857 18 हाँ, सॉरी जी मंगल पांडे जी 1857 में विद्रोह करते हैं। जी। विद्रोह के बाद जबकि बस नहीं, ट्रेन नहीं, फोन नहीं, सोशल मीडिया का तो नामो निशान नहीं, गूगल नहीं, कुछ नहीं, 1 महीने के अंदर मंगल पांडे जी का विद्रोह आपके मेरठ से शुरू होता है। हाँ। और इसकी सूचना आपकी सिंध, मुल्तान, तक्षशिला जिसको रावलपिंडी कहते हैं, भुज, कच्छ, मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, केरल, मतलब कच्छ से कामरूप, लद्दाख से लक्षद्वीप और फिर वो सिंध, मुल्तान, कराची जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, और ढाका, कितने चटगांव। महीने में? 1 महीने के अंदर, मात्र 1 महीने के अंदर हुआ ये कि जो मठ मंदिर के पुजारी थे ना, हाँ। जो हमारे यहाँ मठ मंदिर का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था आज़ादी के हाँ। करेक्ट। ये तो अंग्रेजों ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया सिस्टम को। अदरवाइज हमारा मठ मंदिर, हमारा वो कम्युनिकेशन सेंटर था, हमारा पावर सेंटर था, हमारा कल्चर सेंटर था, हमारा शादी विवाह वहाँ होती थी, बैठक होती थी, सब कुछ होता था वहाँ पे। इवन बिजनेस सेंटर था कि लोग मंदिर में सुबह सुबह आ रहे हैं, कोई माला बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई अनाज बेच रहा है, लोग दर्शन करने आ रहे हैं, सामान भी खरीद के जा रहे हैं। तो अंग्रेजों ने इस पे जब जांच करवाई कि ये पता करो कि मंगल पांडे की बात ही पूरी फैली कैसे उस भारत में, यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। ठीक है। तो उनको ये समझ में आया कि ये काम किया है मठ मंदिर के पुजारियों ने। अच्छा। कैसे इनको कंट्रोल किया जाए? इनका तो बड़ी तगड़ा इनका कम्युनिकेशन सेंटर है, काम करते हैं, कानून बनाते हैं। 1870 बट उन्होंने किया कैसे सर? इससे पहले कि हम कानून में हैं, हाँ, ये मठ मंदिर के पुजारियों ने इसको फैलाया कैसे? रिले रेस किया। मठ मंदिर के पुजारियों ने रिले रेस शुरू कर दिया। ओके। एक मतलब मठ मंदिर के पुजारी चारों तरफ भागना शुरू हुए। पता चला 30-30, 40-40 किलोमीटर मठ मंदिर के पुजारी जा रहे हैं, वो अगले मंदिर को बता के आ रहे हैं, वो अगले मंदिर को बता के आ रहे हैं, वो अगले मठ मंदिर को बता के आ रहे हैं, वो अगले मठ मंदिर को बता रहे हैं। ह्यूमन चेन बन गई। और मठ मंदिर चूंकि कलेक्टिव होता था कि भाई 5 किलोमीटर के सारे लोग उस मठ मंदिर में आएंगे। मठ मंदिर के एक एरिया होता था, सर्किल होता था, भाई ये 5 किलोमीटर के लोग सप्ताह में एक दिन मिलने आने ही आने वहां पे। तो आप बता दिया, आगे फैल गई बात। साप्ताहिक बैठक होनी है, साप्ताहिक भजन होना है, साप्ताहिक कीर्तन होना है, साप्ताहिक मिलना जुलना है। वो एक वीकली सिस्टम हमारे देश में बना हुआ था। ठीक है। कहीं पे मंगलवार को लोग मिल रहे हैं, कहीं लोग शनिवार को मिल रहे हैं, लेकिन एक मिलने का सिस्टम बना हुआ था। कहीं बृहस्पतिवार को मिल रहे, एक सिस्टम, वीकली सिस्टम बना हुआ था। उस सिस्टम के कारण अंग्रेज परेशान हो गए। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, 1857 में एक यहाँ लॉ कमीशन बनाया, जो लॉ कमीशन आज भी चल रहा है। मैकाले को लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया। मैकाले को बोला तुम कानून बनाओ, और कानून बना के हम इनको गुलाम बनाएंगे, अपनी हम पकड़ मजबूत बनाएंगे। तो मैकाले ने 57 से लेकर 60 तक 3 साल मेहनत करके एक कानून बनाया जिसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड, जो बदल के अब बन गया BNS, भारतीय न्याय संहिता। राइट। जब कानून बन गया, उन्होंने बहुत सारी चीजों का अपराध घोषित कर दिया। सवाल ये हुआ, यार अपराध तो हो गया, गिरफ्तार कौन करेगा, इनको पकड़ेगा कौन, लाठियां क्यों चलाएगा? क्योंकि वो मंगल पांडे जी ने का जो बात फैली तो चारों तरफ बैठकें शुरू हो गई, मठ मंदिरों पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, वहां नीतियां बनने लग गई, कैसे इनको उखाड़ फेंकें, कैसे उखाड़ फेंकें। तो उनको लगा अब बहुत जरूरी हो चुकी है, इनको लाठी चलाने वाले, इनको पीटने वाला। तो उन्होंने 1861 में पुलिस एक्ट बनाया, और पुलिस एक्ट बना के भारत में ही बहुत सारे लोगों को पुलिस बना लिया। वो दरोगा बना लिया, हवलदार बना लिया, और वो अपने लोगों को पीटते थे। वो अपने लोग पीटने लग गए। जब सबसे पहला कानून क्या बनाया मैकाले ने, मतलब अंग्रेजों? लॉ कमीशन का चेयरमैन बनने के बाद पहला उन्होंने 1860 में बनाया इंडियन पिनल कोड। ओके। 1861 में बनाया पुलिस एक्ट। ओके। तीसरा उन्होंने बनाया 1863 में, जिसको कहते हैं रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट। और वो कानून बना के उन्होंने मठ मंदिरों से गुस्सा उनका बना हुआ था, इसलिए उन्होंने सारे मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। जो अभी भी मंदिर अभी भी हैं सरकार के कंट्रोल में। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने किया 1863। और एक और इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, अंग्रेज यहाँ के मठ मंदिर के पुजारियों, या दूसरे कहिए आज की भाषा में ब्राह्मणों, या आप आज की भाषा में कहिए मनुवादियों
से इतने भयभीत हो गए कि अगर आप ब्रिटिश काल में पूरी फांसी का आप टेबल देख लीजिए, सबसे ज्यादा फांसी ब्राह्मणों को हुई। अच्छा, सबसे ज्यादा, ये ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड है। 60% फांसी अंग्रेजों के काल में ब्राह्मणों को हुई है। क्यों? क्योंकि वो जो मठ मंदिर थे ना हमारे, वहीं बैठ बैठ की योजना बन रही थी, तो वहीं को पुजारी को उठा के फांसी दे दिया, वहां के मठ को उठा के फांसी दे दिया, वहां के मठाधीश को उठा के फांसी दे दिया। प्लस जितने खासतौर पे सोशल एक्टिविस्ट मॉब कर रहे थे, चाहे वो आपके तिलक जी थे, चाहे वो और भी ऐसे बहुत सारे, वीर सावरकर जी थे, जितने भी लोग थे जिनसे उनको डर लगता था, वो ज्यादातर लोग उसमें ब्राह्मण थे जिनसे उनको डर लगता था। अंग्रेजों को गांधी जी से कोई डर नहीं लगता था, अंग्रेजों को मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू से कोई डर नहीं लगता था। अंग्रेजों को डर लगता था मठ मंदिर के पुजारियों से, अंग्रेजों को डर लगता था आजाद हिंद फौज से, अंग्रेजों को डर लगता था नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, अंग्रेज डरते थे वीर सावरकर जी से, जो उस समय थे, जिसको आज की भाषा में चरमपंथी या भगवान जी ने क्या क्या नया नया नाम दे दिया, उनसे वो डरते थे। बाकी जो आज की डेट में जिसका महिमा मंडन चल रहा है, इनके लिए तो बाकायदा गोल्फ खेलने की व्यवस्था होती थी, इनके लिए बाकायदा चाय नाश्ता की व्यवस्था होती थी, इनको तो अरेस्ट भी किया जाता था, तो वहां उनको बिस्तर उस्तर लगा के दिया जाता था। चाचा जी की बात कर रहे हैं आप? मच्छरदानी, चाचा जी और दादाजी, जो चाचा के पिताजी थे, उनकी बात भी कर रहा हूँ, और बापू जी, सबके लिए पूरी व्यवस्था होती थी, बकरी साथ में चलती थी, दूध दिया जाता पर सर था। इसमें मेरा कंसर्न क्या है, मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली, कि मठ मंदिर के पुजारियों ने या ब्राह्मणों ने उस टाइम पे इतना बड़ा एक एक्टिविज्म, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की सबसे पहली आवाज वो बने जी, फांसी भी हुई, सबसे ज्यादा फांसी हुई, सबसे ज्यादा फांसी हुई। लेकिन फिर आ जाते हैं 47 के 10-20 साल पहले, और पोस्ट इंडिपेंडेंस जिन भी क्रांतिकारियों को हम आज सेलिब्रेट करते हैं, हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं उनको क्योंकि उन्होंने भारत की आज़ादी में रोल निभाया, इसलिए नहीं क्योंकि उनकी जाति क्या थी या वो किस वर्ण व्यवस्था से आते थे। तो इन ब्राह्मणों का क्रेडिट क्यों नहीं उनको दिया जाता? क्योंकि जब हम अशफाकुल्ला खान को सेलिब्रेट करते हैं, जब हम चाचा नेहरू को सेलिब्रेट करते हैं, जब हम बापू को सेलिब्रेट करते हैं, जब हम ये नहीं देखते कि वो किस कास्ट से आते हैं या किस धर्म से आते हैं, इर्रिस्पेक्टिव हम उनको भारत की आज़ादी के सबसे बड़े नायकों के रूप में देखते हैं। तो इनको क्यों भूल जाते हैं जिन्होंने सही में 1857 में उस टाइम पे किया जब किसी को इल्म भी नहीं था? गांधी जी तो तब थे ही नहीं, बहुत यंग थे शायद जी, हाँ ना जी। तो ये इनका क्रेडिट क्यों चला गया है? सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनको एजुकेशन सिस्टम में इनके बारे में, इनकी क्रांति के बारे में, इनकी सैक्रिफाइस के बारे में पढ़ाया नहीं गया और वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा छूट गया। देखिए, किसी भी देश में विचारों को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन, ठीक है। आप 1950 से लेके और लगातार अगले 50 साल तक भारत के शिक्षा मंत्रियों की लिस्ट उठा के देखिए कौन थे। कांग्रेस का एक टाई अप हुआ कि बाकी पूरा काम हम करेंगे, शासन हम चलाएंगे। वामपंथियों बोला एजुकेशन सिस्टम हमको दे दो, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन सिस्टम वामपंथियों ने चलाया। ठीक है। जितने उनके इतिहासकार थे, जितने भी उनके थे, जो उनके एडवाइजरी काउंसिल में थे, जो लोग थे, वो सारे वामपंथी हुआ करते थे। वामपंथियों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बड़े बौद्धिक लोग हैं, बड़े टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है, उनके बारे में ज़्यादा सब आज की डेट में सबको पता है, इसलिए ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो एजुकेशन सिस्टम डाला गया, उसमें हमारे पूरी उस अंग्रेज़ों के समय में जो बलिदान हुए, जो लोगों ने यातनाएं झेली और जिन जिन लोगों ने यातनाएं झेली, उन सबको भुला दिया गया। सिलेक्टेड कुछ लोगों का महिमा मंडन किया, जो सत्ता से जुड़े लोग थे, जिनको किया गया। भाई, भारत के लोगों को पता ही नहीं है कि पहले 15 जो कांग्रेस की कमेटियां थी, उसमें से कितने लोगों ने नेहरू के पक्ष में वोट किया था, कितने लोगों ने सरदार पटेल लोगों को नहीं पता, क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़ाया। तो जो हम पढ़ाते हैं वही बच्चे सीखते हैं, वही उनके माता पिता होमवर्क कराते हैं, तो माता पिता वही बात सीखते हैं। अदर जो आप पढ़ाएंगे वही बात फैल जाएगी। लोगों को नहीं पता कि ब्राह्मणों को बहुत प्लान्ड में, ब्राह्मण से मतलब उसको आप इसमें कहिए कि बुद्धिजीवी। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को भी ब्राह्मण मानता हूँ, इंटेलेक्ट थे वो। तो इसलिए ब्राह्मण या उसको कहिए पंडित कहिए, वो जाति नहीं है, एबिलिटी है उसकी, एबिलिटी है। ठीक है। अल्टीमेटली पहले 4 कैटेगरी थी ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित। ठीक है। और क्या फ्लेक्सिबल सिस्टम था कि राजा दशरथ और क्या कहते हैं विश्वामित्र जी एक ही परिवार के, एक ब्राह्मण कहलाए, क्षत्रिय कहलाए। भीष्म पितामह और वेद व्यास जी एक परिवार के, एक क्षत्रिय कहलाए, एक ब्राह्मण कहलाए। ठीक है। और हमारे देश में तो संत रविदास कौन थे, वाल्मीकि जी कौन थे, कबीर कौन थे? कभी इनकी जाति नहीं देखी गई ना, इनका जन्म किस में हुआ वो नहीं देखा गया, उन्होंने क्या किया वो देखा गया, उसके आधार पे उनको गुरु मान लिया। और यही मैंने कहा कि आजादी में भी हमने उनके बलिदान को देखा, उनके काम को देखा। लेकिन आजादी के बाद बड़े सिलेक्टिव तरीके से अपनी आइडियोलॉजी, अपने समर्थकों का महिमा मंडन हुआ, सही लोगों का महिमा मंडन नहीं हुआ। और बाद में तो ऐसी नफरत घोली गई, पूछो नहीं। नफरत का एक बड़ा कारण भी है,
जैसे आपके शरीर के सभी अंग इंपॉर्टेंट हैं, राइट? उंगली, हाथ, पैर सब इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एक उंगली कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप काम अपना कर लेंगे। 2 उंगली कट जाए, हम कहते हैं एक हाथ की 5 उंगली भी कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों हाथ की 10 उंगली कट जाए तभी आप काम कर लेंगे, आप ठीक है। आपके हाथ कट जाए तभी आप काम कर लेंगे, आपका पैर कट जाए तो भी काम कर ले। 3 चीज आपकी ठीक रहे, आपका दिमाग ठीक रहे, आपका कान ठीक रहे, आपका आंख ठीक रहे और मुंह ठीक रहे। इतना अगर आपका ठीक रहे तो भी आप अपना सारा काम कर सकते हैं जो आज की डेट में आप कर रहे हैं। आप भी इंटेलेक्चुअल वाला काम कर रहे हैं, बुद्धिजीवी वाला काम कर रहे हैं, आप सही से अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, तो बुद्धिजीवी वाला काम हुआ। एक तरीके से आप शास्त्रार्थ कर रहे हैं, जो हमारे देश में हुआ करता था जी। तो इस देश में बड़े प्लान्ड वे में ब्राह्मणवाद के नाम पे, मनुवाद के नाम पे, इनके नाम पे एक अटैक शुरू किया गया कि कैसे भी करके या तो ये गुस्से में आके अलग हो जाए, शांत होके बैठ जाए, इनकी इतनी इंसल्ट कर दें, बोले अच्छा ठीक है तुम चला लो जो करना है कर लो। जी। उससे उनको फायदा होगा कि वो विदेशी अपनी संस्कृति, विदेशी कॉन्सेप्ट, विदेशी कल्चर सब कुछ थोप देंगे। सब कुछ जैसे अंग्रेजों को लगता था इस हमारे सत्ता में जो सबसे बड़े बाधक ब्राह्मण है, मठ मंदिर के पुजारी हैं। 1950 के बाद भी वही अंग्रेजों का विचार रहा कि जब तक इन ब्राह्मणों को हम हतोत्साहित नहीं कर देंगे, जलील नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, टॉर्चर नहीं करेंगे, ये रुकेंगे नहीं, और ये सनातन को पकड़ के बैठे रहेंगे और भारत की संस्कृति को प्रमोट करते रहेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे। तो वो एक सिस्टम शुरू हुआ, पहले तमिलनाडु शुरू हुआ। आज के डेट में तमिलनाडु से चलो ठीक है जो भी हुआ, आप चले जाइए दुनिया में टॉप कंपनीज के सीईओ को देखिए कौन है। सुंदर पिचाई कौन है, सत्या नडेला कौन है, इंदिरा नूई कौन है, उठा के देखिए टॉप कंपनीज के सीईओ कौन है। तो यहाँ उनको प्रताड़ित किया गया तो बेचारे बोले यार चलो अब यहाँ रहने लायक नहीं, हम चलो इधर चलते हैं। और वहाँ गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आप उठा के देख लीजिए टॉप के जितने जजेज हुए, आज भी जो टॉप के सीनियर एडवोकेट हैं कौन है। तो वो कुल मिला के प्रयास किया गया, क्योंकि जो बौद्धिक वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के दर्शन, भारत के ज्ञान, भारत अल्टीमेटली संपूर्ण भारतीयता को ठीक है वो सहेजना चाहता है, उसके लिए संघर्ष करना चाहता है। इसलिए उसको हतोत्साहित करने का तरीका उसको जलील कर दो, उसका पुतला जला दो, उसकी बातों पे कुछ ऐसा काउंटर कर दो। और झूठ चूंकि गंभीर अपराध है नहीं, झूठ बोलना, झूठी बातें करना, झूठे भाषण देना कोई अपराध नहीं है, उसका फायदा उठाया जा रहा है। ये भी कहा जाता है कि क्योंकि ब्राह्मण ज्यादा पढ़े लिखे इसलिए थे क्योंकि पढ़ाई का अधिकार ही उन्हीं को था। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि देखिए, अगर मैं थोड़ा लाइटर नोट में आपको कहूँ कि मनुस्मृति ने सबसे ज्यादा नुकसान किसका किया? ब्राह्मणों का। पढ़ने और पढ़ाने के अलावा दूसरा कोई अधिकारी नहीं। अच्छा ना वो सेनापति बन सकते हैं, ना सेना में जा सकते हैं, ना बिजनेस कर सकते हैं, ना दुकान खोल सकते हैं, ना कोई और काम कर सकते हैं। बस पढ़ने पढ़ाने में जो मिल गया उसी से खा लिया, नमक रोटी खाया। इसलिए आपको प्राचीन काल में किसी ब्राह्मण की हवेली तो नहीं मिलेगी, आपको कोई राजा नहीं मिलेगा। हम कहते हैं चलो आप बाद में देख लो, आप राजाओं की लिस्ट उठा के देख लो आप। सबसे ज्यादा यहाँ राजा कौन हुए? क्षत्रिय हुए, यदुवंशी हुए। यहाँ सबसे ज्यादा राजा हुए हैं यदुवंशी, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी। अब यदुवंशी कहते तो पिछड़ा हो गया, मतलब जो दुनिया भारत में सब, अगर चंद्रवंशी, सूर्यवंशी के बाद सबसे ज्यादा राजा हुए यदुवंशी हुए, रघुवंशी हुए। बोले नहीं अब इसमें भी अगला पिछड़ा कर दिया गया। ये बड़े प्लान्ड वे में जो वामपंथियों का नैरेटिव था, दुर्भाग्यवश कई बार ऐसे लगता है ये तो सफल भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते हैं, सफल ना होने पाए। और बाद में जब कहानियां बनने लगी तो पहला लाइन आता था एक दरिद्र ब्राह्मण था। नहीं, दरिद्र ब्राह्मण एक तरफ कहते हैं दरिद्र ब्राह्मण था, और दूसरी कहते हैं इस ब्राह्मण ने सबसे ज्यादा अधिकारी 1000 साल से शोषण किया है और पता नहीं। अरे भैया वो शोषण करके किया क्या उसने? सही बात। कोई हवेली बना लिया हो, कहीं का राजा बन गया हो, ठीक है, कहीं कुछ भी किया हो तो आप बताओ। कुछ भी नहीं किया। आपके पास कास्ट सिस्टम क्रिश्चियनिटी के बाद आया, बड़ा इंपॉर्टेंट आपको मैं बता रहा हूं। कास्ट सिस्टम हमारे देश में था ही नहीं। हमारे देश में 4 वर्ण थे, बड़े फ्लेक्सिबल सिस्टम थे, कहीं से लोग इधर से उधर शिफ्ट कर सकते थे। ब्राह्मण के लड़के क्षत्रिय कहलाए, क्षत्रिय के लड़के दलित कहलाए, दलित का लड़का ब्राह्मण कहलाया। 4 वर्ण में बाद में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी, कोई भी राजा बन सकता था, कोई भी बिजनेस कर सकता था, कोई भी व्यापार कर सकता था। एकलव्य के बारे में जो झूठी कहानी परोसी गई, शायद लोगों को पता नहीं कि एकलव्य के पिताजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे, वो मुख्य सेनापति हुआ करते थे। वो कैसे हो गए? अगर वास्तव में यहाँ दलितों को राजा बनने का अधिकार नहीं था तो 5,500 साल पहले कर्ण, जिसकी पहचान सूत पुत्र की थी, वो राजा कैसे बन गया? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमारे यहाँ स्वयंवर प्रथा में
राजा को बुलाया जाता था, जाति के आधार पर नहीं बुलाया जाता था। चाहे वो माता सीता का स्वयंवर हुआ या द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, द्रौपदी स्वयंवर में ये तो नहीं कहा गया था केवल क्षत्रिय आएंगे, सारे राजा पहुंच रहे थे। अगर केवल क्षत्रिय राजा बुलाए गए तो कर्ण को कैसे अलाउ किया गया? कर्ण भी गया था वहां सीता स्वयंवर में। माता सीता का स्वयंवर हुआ, ओपन था, सब राजा आएंगे, और इसीलिए रावण लंका से सोचिए नेपाल पहुंच गया, हम भी स्वयंवर में भाग लेंगे। तो हमारे देश में क्लास थी, ये राजा है, ये मंत्री हैं, ये सेनापति हैं, लेकिन उसमें कौन जाएगा इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं, कोई किसी में भी जा सकता था। और आप इनको उठा के देख लीजिए, जितने हमारे ऋषि महर्षि हैं, महर्षि भारद्वाज, महर्षि पाणिन, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि याज्ञवल्क्य, जितने ऋषि महर्षि उठा के देखिए, इसमें आधे से ज्यादा की जो माता है वो कौन है? वो तो ब्राह्मण नहीं है। तो इसलिए हम, अच्छा, अगर हमारे देश में कास्ट सिस्टम होता तो महाराजा शांतनु ने विवाह किससे किया? सत्यवती से, राइट? सत्यवती कौन थी? नाविक की बेटी, सही है, मल्लाह की बेटी। और राजा शांतनु के बाद पूरे देश में राज किसने किया? महारानी सत्यवती ने, राइट? पूरी दुनिया, अब तो ये फालतू जेंडर जस्टिस वाली बात चलती रहती है, उधर की बातें। पूरी दुनिया में सबसे पहली उस विशाल देश पे राज करने वाली माता सत्यवती है। और किसी राजा ने नहीं बोला कि नहीं नहीं ये तो मल्लाह की बेटी इसलिए हम इनको अपना राजा नहीं मानेंगे। किसी ने बोला क्या? नहीं माना। किसी ने नहीं कहा कि नहीं नहीं ये तो मल्लाह की बेटी हैं, ये राज कैसे करेंगे हमारे ऊपर, रुकिए। और जो माता सत्यवती ने राज किया था इस वर्तमान भारत पे नहीं किया था। माता जो सत्यवती ने राज किया था ये वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, लंका, म्यांमार, आधा एशिया, आधा चीन वाला पार्ट, इस पे उन्होंने उस समय राज किया था। तो कैसे राज कर लिया? ये तो अंग्रेजों ने जो झूठ फैलाया, क्योंकि अंग्रेजों को ब्राह्मणों से बहुत नफरत थी। 1857 की मंगल पांडे की क्रांति के कारण, मंगल पांडे ब्राह्मण थे, उनको समझ में आया। इस मंगल पांडे के विद्रोह को पूरे देश में मठ मंदिर के पुजारियों ने भड़काया। सामान्यतया मठ मंदिर के ज्यादा पुजारी ब्राह्मण थे। उस समय जो चारों तरफ से विद्रोह शुरू हुआ, चाहे आप तमिलनाडु का विद्रोह उठाइए, महाराष्ट्र का विद्रोह उठाइए, चाहे आप इधर दक्षिण भारत का विद्रोह उठाइए, चाहे आप वहां पे जो आज की डेट में बांग्लादेश का ढाका का विद्रोह उठा के देख लीजिए, आप चटगांव का विद्रोह उठा के देख लीजिए, या आप मुल्तान का विद्रोह उठा के देख लीजिए, लाहौर का विद्रोह उठाइए, उसमें ज्यादातर जो लीड करने वाले ब्राह्मण थे। तो अंग्रेजों ने बड़े प्लान्ड वे में ब्राह्मणों को दरकिनार शुरू किया, और 1950 में उन्हीं अंग्रेजों की औलाद जो उन्हीं को अपना माई बाप मानती हैं, उन्होंने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया।